ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात। फर्स्ट क्लास मिस हो गया, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है कि उसका वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब में, आप देख लीजिए। आई होप आप सबके पास नोट्स आ गया है। अगर इस क्लास की नोट्स आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, एक लिंक होगा, उस लिंक को फॉलो करिए। उसमें एक बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग कोर्स खुलेगा एसजेसी वेबसाइट में, उसमें एनरोल कर लीजिए। फिर माई कोर्सेज में जाकर व्यू क्लास स्लाइड्स से नोट्स मिल जाएगा। एसजेसी वेबसाइट में लॉगिन करके आपको नोट्स मिलेगा। इस तरह से लॉगिन करेंगे। वंस लॉगिन इज सक्सेसफुल, यहाँ पे माई कोर्सेज आ जाएगा। फिर उस माई कोर्सेज में जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर माई कोर्सेज मिलेगा। माई कोर्सेज में जाएंगे तो बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग आपको एनरोल करना पड़ेगा पहले, कोर्सेज में से खोज के बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। उसमें व्यू क्लास स्लाइड में जाएंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। इस तरह से नोट्स मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि बेसिक्स बिना इमारत बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये एक इनिशिएटिव है बिल्ड योर बेसिक्स, जिसमें हम आपको एसजेसी में होने वाले सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक क्लासेस करा रहे हैं। कॉस्टिंग का, एफएम का, टैक्स का, ऑडिट का, इको का, अकाउंट्स का, एक्सेल का भी फ्री बेसिक कोर्स आपको करा रहे हैं। ये बेसिक कोर्स एक शेड्यूल टाइम पे चल रहा है। उस शेड्यूल टाइम पे आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी। अगर मिस हो जाए तो इसका वीडियो भी यूट्यूब में भी डाला हुआ है। बाद में ये वीडियोस हम लोग एसजेसी वेबसाइट वाले कोर्स में भी मैप कर देंगे। कोर्स में मतलब जैसे यहाँ से जहाँ से आपने क्लास स्लाइड डाउनलोड किया ना, वैसे यहाँ पे गो टू कोर्स में जब जाएंगे तो और भी वीडियोस हमारे पहले के डाले हुए हैं, और भी वीडियोस इसमें आते चले जाएंगे। और भी वीडियोस ऑलरेडी पहले के डाले हुए हैं, अभी जो क्लासेस करा रहे उसके वीडियोस भी इसी में घुसते चले जाएंगे। ठीक है,
इसमें एज यू कैन सी पहले से भी बहुत सारे वीडियोस हैं, पहले से भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इसमें हैं। ऑलराइट, तो ये सारे वीडियोस तो हैं ही हैं, इसके अलावा और भी जो करा रहे वो वीडियोस भी आपके यहाँ पे घुस जाएंगे। कोई भी बच्चा इस कोर्स को कर सकता है, जिसको भी पढ़ने की इच्छा हो, चाहे आप इंटर में हो चाहे फाइनल में हो, जिसके भी ये सब्जेक्ट हैं आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बस अब आज की क्लास को शुरू की जाए। बेसिक क्लासेस आर फ्री, बेसिक क्लासेस आर नॉट चार्जेबल, इट इज़ फुल्ली फ्री, देयर इज़ नो चार्ज फॉर दिस बेसिक क्लास। सबको बताएं, डाउनलोड नहीं हो रहा है ऐसा नहीं होता है, डाउनलोड हो रहा है, आपके सामने तो किया भी मैंने। एरर कहाँ आ रहा है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप SGC में मेल कर सकते हैं, care@sgc.co.in, वो आपको गाइड कर देंगे। care@sgc.co.in में मेल करके आप प्रोसेस पूछ सकते हैं या फिर हेल्प ले सकते हैं। कहाँ एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, बट ऐसा कोई एरर होने का चांस नहीं, आपके सामने तो अभी डाउनलोड किया मैंने। आई ऑल्सो नीड लॉ, अभी लॉ की क्लासेस नहीं है, जब होगी जब जरूर बताएंगे। सर मैं एक डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हूँ, तो मैथ्स का इतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं था बीकॉम में। आपका बेसिक वीडियो देखने से क्या बेस क्लियर हो जाएगा? मैथ्स का जितना लगे बेस, थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा, पूरा तो नहीं होगा। जो बीकॉम का पूरा पाप है वो यहाँ बेसिक में आके नहीं धुलेगा, बट कुछ हद तक फ़ायदा ज़रूर होगा, कुछ हद तक फ़ायदा ज़रूर होगा। सर मैं CMA कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर लेना चाहता हूँ, कैसे लूँ? आपको कोई भी अगर हमारा पूरा पेड कोर्स लेना है तो आप, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 03340593800, उस पर कॉन्टैक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर आप हमारे sgc.co.in जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए CMA इंटर का सारा कोर्स का एक लिंक दिया हुआ है, और CA इंटर का भी सारा कोर्स का एक लिंक दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक है, आप उसमें भी क्लिक करके जा सकते हैं। लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर आवर रेगुलर क्लासेस। वीडियो का डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, आपको सब मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट भी मैंने आपको बता दिया है। सारा SGC में एडमिशन्स ऑनलाइन ही होता है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ओके, देखो पिछले दिन मैंने आपको बेसिक में क्या क्या पढ़ाया था, एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ। मैंने आपको समझाया था कि कॉस्ट सब्जेक्ट को समझने के लिए कंपनी का आंख होना चाहिए, आइज ऑफ अ कंपनी। कॉस्ट सब्जेक्ट बिना एक कंपनी अपना प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स नहीं कर पाएगा, तो फिर प्रॉफिट कमाएगा कैसे? खाली कॉस्ट फिक्स करना ही बड़ी बात नहीं है, कॉस्ट जो सोचा उसके अंदर प्रोडक्ट को बनाना है, इसको कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं। और कस्टमर हमेशा नेवर एंडिंग वांट्स लेके आता है, तो उस वांट को फुलफिल करने के लिए आपको प्राइस कम करना है, यानी कॉस्ट भी कम करना है, उसको हम कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग से कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन भी करते हैं, एज वेल एज प्रोडक्ट का प्राइस भी फिक्स कर पाते हैं। कस्टमर क्या है कि देखिए बिना प्रोडक्ट खरीदे प्राइस पूछेगा आपसे, तो पहले से आपको प्राइस बताना आना चाहिए, पहले से प्राइस बताएंगे तो उसमें कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ना आना चाहिए। फिर मैंने बोला था कॉस्टिंग करने के लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को ठीक से नोट करना पड़ता है, एक टीम लगता है, एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में कॉस्टली अफेयर है। तो इसलिए उतना ही करो जितना आपके भोग खाए, जितना आपके अफोर्डेबिलिटी में आए। देन आता है कॉस्ट मतलब क्या है। अंडरस्टैंडिंग पर्पस में के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कॉस्ट मतलब एक ऐसा
कॉस्ट मतलब एक ऐसा आउटफ्लो जो आप अपने प्रोडक्ट से या कस्टमर से रिकवर करते हो। व्हाट इज़ कॉस्ट? कॉस्ट मतलब ऐसा आउटफ्लो जो आप अपने कस्टमर से या प्रोडक्ट से रिकवर करते हो। जो रिकवर कर लेते हो उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। कुछ कॉस्ट आप रिकवर नहीं कर पाते हो उसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। वैसे डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट में आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। कॉस्ट का लिस्ट जब बनाओगे तो हमेशा दोनों का लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ अमाउंट चार्ज्ड एंड अमाउंट नॉट चार्ज्ड। कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस में आता है कि एक्सपेंस कॉस्ट का एक हिस्सा है। एक्सपेंस सारे पीएल में डेबिट होते हैं, कॉस्ट सारे पीएल में डेबिट नहीं भी हो सकते। कॉस्ट एक ब्रॉड टर्म है, इसलिए कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि एक्सपेंस अकाउंटिंग बोल के सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट एक ब्रॉड टर्म है। कॉस्ट में बहुत सारे तरह के कॉस्ट होते हैं, जिसमें से कुछ एक कॉस्ट होते हैं जैसे कि एक्सपायर्ड कॉस्ट, जिसको आप एक्सपेंस बोलते हो। एक्सपेंस मतलब ऐसे आउटफ्लो जिसका बेनिफिट आ चुका है या फिर बेनिफिट एक्सपायर हो गया है। फिर हमने पढ़ा था कि क्या क्या आइटम कॉस्ट में कभी नहीं आता। जनरली हम लोग बोलते हैं पीएल में जो डेबिट होता है वो सारा एक्सपेंस है, जनरली बोलते हैं, बट पीएल में और भी बहुत सारे चीज़ डेबिट होते हैं नॉर्मली फाइनेंशियल पीएल में। जो आपका एक्सपेंस नहीं, वो लॉसेज है। जो और भी ऐसे आइटम्स हैं जो कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, उसका ब्रॉडली 3 हेडिंग है: एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, मैटर्स ऑफ प्योर फाइनेंस, फाइनेंशियल इनकम एंड एक्सपेंस, एंड अबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस। ब्रॉडली 3 हेडिंग आपको याद रखना है। तो इसलिए बन गया था कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा। कॉस्ट में आएगा ऐसा आइटम्स जो ऑपरेटिंग नेचर का है, जो बिजनेस को चलाने के लिए लगता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में लगे हुए कोई भी आइटम, भले ही वो बिजनेस चलाने के कारण लगा हो, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता मतलब वो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट भी नहीं बनता बहुत बार, और तो कई बार वो पीरियड कॉस्ट भी नहीं आता है। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो पीरियड कॉस्ट भी नहीं होते, और वो सारे आइटम्स हैं ये सारे। कुछ आइटम्स पीरियड कॉस्ट भी नहीं होते। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं बनते बट पीरियड कॉस्ट बन जाते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो पीरियड कॉस्ट भी नहीं बनेंगे। जो पीरियड कॉस्ट भी नहीं बनेंगे वो ये सब आइटम है। कुछ कुछ एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेज ऐसे होते हैं कि हम लोग कॉस्ट में उसको पीरियड कॉस्ट बोल के दिखा देते हैं। कुछ कुछ एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेज को हम पीरियड कॉस्ट में दिखा देते हैं, बट मेजरली यहाँ पे जितने आइटम है वो सब प्रोडक्ट कॉस्ट भी नहीं है तो पीरियड कॉस्ट भी नहीं। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के सामने अगर ये सब आइटम्स आ जाए तो आप इग्नोर कर देना इन सब आइटम को, ऐसे देखना भी मत, कंप्लीटली इग्नोर कर देना, आंखें बंद कर लेना, ठीक है। फिर मैंने बताया था कॉस्टिंग क्या होती है। कॉस्टिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन वाला कॉस्टिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं जनरली क्लास में जब इसको समझाता हूँ तो मैं बोलता हूँ इट इज़ कॉस्टिंग प्लस अकाउंटिंग। कॉस्टिंग मतलब प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, और अकाउंटिंग का मतलब हो गया प्रॉपर रिकॉर्डिंग इन अ पीरियोडिक मैनर इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। देन कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या हुआ, ये पूरा साइंस हो गया जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करने में हेल्प करता है। होल सिस्टम ऑफ यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का जितना भी टेक्निक्स है, टूल्स है, प्रिंसिपल्स है, जिससे कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, जिसके बेस पर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनता है, उसको कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं, ठीक है। हम लोग और डिस्कस करेंगे आज। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का नया नया पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। कुछ प्रैक्टिकल भी आपको कराने का विचार है, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी होगा। हम लोग पहले थोड़ा सा ये 9 और 10 को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं ना, तो आप लोग अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़े ही होते हैं अभी तक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वो डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट, गोल्डन रूल्स, तो आपको थोड़ा बहुत का आइडिया हो ही जाता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर आप रहे हैं तो। सो जिस तरह से अकाउंटिंग बोलने से माइंड में डेबिट क्रेडिट आता है, लेजर अकाउंट्स आता है, जिस तरह से, क्या उस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है? वैसे ही लेजर, वैसे ही डेबिट, वैसे ही क्रेडिट्स? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको पहले याद हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2 सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है।
सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया कि आप स्टेटमेंट फॉर्म में अकाउंटिंग करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या हो गया कि आप स्टेटमेंट फॉर्म में अकाउंटिंग करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया कि आप स्टेटमेंट फॉर्म में अकाउंटिंग करेंगे। ओके। डबल एंट्री सिस्टम क्या हो गया? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट लेकर आप अकाउंटिंग करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप स्टेटमेंट फॉर्म में अकाउंटिंग करेंगे और डबल एंट्री सिस्टम में आप डेबिट क्रेडिट फॉर्म में अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में आप डेबिट क्रेडिट फॉर्म में अकाउंटिंग करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम में एक स्टेटमेंट फॉर्म में अकाउंटिंग करेंगे। मान लीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया तो आपका सिंगल एंट्री हो गया, और अगर आपने पीएल अकाउंट बनाया तो डबल एंट्री हो गया। सिंगल एंट्री डबल एंट्री एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल अकाउंटिंग सिंगल एंट्री डबल एंट्री में होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी दो सिस्टम में होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है, यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम भी होता है। जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही समझा रहा हूँ, सिंगल एंट्री इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, सिंगल एंट्री इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट शीट, डबल एंट्री इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज पीएल अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। तो आप अपने सिलेबस में नॉर्मली हर समय कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाते हो, यानी सिंगल एंट्री फॉलो करते हो। सिर्फ आपका 2 या 3 चैप्टर ही ऐसा है जिसमें आप अकाउंट बनाते हो, कॉस्टिंग में भी अकाउंट। जैसे एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें पूरा अकाउंट्स बनाते हो आप रादर देन कॉस्ट शीट। देन प्रोसेस कॉस्टिंग एक चैप्टर आप पढ़ते हो, उसमें आप अकाउंट बनाते हो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक चैप्टर पढ़ते हो, उसमें भी आप अकाउंट बनाते हो। ये 3 जगह ही जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग अकाउंट बना रहे डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम में, और बाकी सारा चैप्टर्स में अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टेटमेंट्स बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं। वी ओनली प्रिपेयर स्टेटमेंट्स और शीट्स। ठीक है। आई होप आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे होता है। फिर जब कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए बहुत बार हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कर रहे होते हैं ना, उससे हेल्प लेते हैं, बहुत बार उससे हेल्प एकदम नहीं लेते हैं। देखिए, कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसका कंपनीज एक्ट से रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका लॉ को फॉलो करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करना ही पड़ेगा। और भी एक्ट है जिसके कारण उनको अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करना ही होगा। एट द सेम टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसा मैंने पहले भी बताया था, मैंडेटरी नहीं है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट मैंडेटरी और कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी वन। कॉस्ट अकाउंटिंग सबके लिए मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सबके लिए मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं होता है, बट जो न करेगा वो मरेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ही कंपनीज के लिए अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स के हिसाब से मैंडेटरी बना रखी है, बाकी सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो जिसके लिए मैंडेटरी नहीं है वो भी करते हैं, नहीं करेंगे तो मरेंगे। करने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम में एक सिस्टम है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कुछ भी हेल्प नहीं लेंगे, उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको नहीं देखेंगे, अपना कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एकदम इंडिपेंडेंट वे में बनाएंगे। जब आप एक इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड बना रहे कॉस्ट अकाउंटिंग का, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब फाइनेंशियल अलग, कॉस्ट अलग। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब फाइनेंशियल अलग, कॉस्ट अलग। तो जो एक टीम होगा कॉस्ट रिकॉर्डिंग्स बनाने का टीम, वो सिर्फ अपने बुद्धि से अपना इंफॉर्मेशंस ले लेकर डिपार्टमेंट के लोगों से मिल मिलकर अपना रिकॉर्ड्स बनाएगा। ठीक है। उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना पूरा सेट्स ऑफ अकाउंट अलग से बनाएगा, अपना बुक्स पूरा अलग मेंटेन करेगा। अब होगा क्या लास्ट में, ये क्या तो वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाएगा या फिर आपका कॉस्टिंग पीएल बनाएगा, सिंगल एंट्री डबल एंट्री कुछ तो फॉलो करेगा। तो लास्ट में अपना प्रॉफिट भी निकालेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग अपना प्रॉफिट खुद निकालेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा चलता है वैसा चलेगा। अब एक कंपनी है, उस कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी है, तो दोनों प्रॉफिट क्या मैच करेगा? द आंसर इज कभी मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? बिकॉज ऑफ दिस देर आर सम आइटम्स विच नेवर कम्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, there are some items which never comes in cost accounting, but you will find that in your financial accounting PL.
सो एज ए रिजल्ट ये सारे आइटम्स के कारण कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट मैच नहीं करता। ठीक है, मैं ऐसी एक लाइन लिख रहा हूं, ड्यू टू दीज आइटम्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, due to these items that are excluded from cost, the profits under cost accounting and financial accounting may not match। अब कंपनी एक ही है, उसका कॉस्ट अकाउंटिंग से प्रॉफिट अलग आ रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से प्रॉफिट अलग आ रहा है, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं भाई क्यों अलग है। तो अलग इसलिए क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स होता है वो प्रिंसिपल्स होता है कि हम सिर्फ इंटरनल यूज के लिए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, खुद के समझने के लिए। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड्स बनता है वो इसलिए ज़्यादातर बनता है कि गवर्नमेंट देखना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो इसलिए बनता है कि शेयर होल्डर्स को दिखाना है कि आप क्या कर रहे हैं, वो बाहर वालों को बताने के लिए बनाया जा रहा है। तो इसलिए बनाने का सोच में फ़र्क आ जाता है, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ में फ़र्क आ जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूज़ के लिए बन रहा है तो उसका सोच अलग हो जाता है। जैसे नहीं होता, कई बार आप मान लीजिए एग्ज़ाम में जब आंसर लिखते बोलते अलग स्टाइल से लिखते हैं, और जब घर के लिए अपना खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए लिख रहे होते हैं तो वो अलग स्टाइल से लिख लेते हैं, ज़्यादा सजाते वजाते नहीं हैं, बट एग्ज़ाम के लिए एकदम बढ़िया से सजा के करते हैं। तो वैसे ही होता है कंपनी का भी, जब दूसरों को बाहर को दिखाना है तो अलग से सजाते, अलग तरह से बनाते अपना अकाउंट। जब खुद के लिए बना रहे तो अलग तरह से बना लेते, खुद ही तो समझना है। सो इसलिए दोनों में मिसमैच मिलेगा, दोनों का प्रिंसिपल्स में मिसमैच है। दोनों अपना आइटम्स को अलग अलग तरह से रिकॉर्ड करता है, दोनों का पीएल अलग है, तो पीएल अलग है तो दोनों का रिकॉर्ड्स भी अलग बना है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में। तो 2 पीएल बन गया, एक कॉस्टिंग पीएल एक फाइनेंशियल पीएल। दोनों को फिर रिकॉन्साइल करते हैं हम लोग बैठ के कि कहाँ कहाँ डिफरेंस है, रिकॉन्सिलेशन करा जाता है, कहाँ कहाँ डिफरेंस है, क्यों है, उसको लेके एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। हम रिकॉन्सिलेशन कर रहे मतलब करेक्ट नहीं करने जा रहे कि फाइनेंशियल तुम करेक्ट हो, कॉस्ट तुम करेक्ट हो, बुक्स चेंज नहीं हो रहा, बुक्स अपने जगह पर है, बस अपने समझने के लिए देख ले रहे, दोनों सामने रख के इधर फाइनेंशियल है इधर कॉस्ट है, कि दोनों में कहाँ कहाँ किस किस आइटम में गड़बड़ हो रहा है, बस वो गड़बड़ का लिस्ट एक बना लेते हैं, मतलब मिसमैच का लिस्ट बना लेते हैं, जिसको अपने रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं। तो ये हुआ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है, सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन होता है कॉस्ट और फाइनेंशियल के लिए, ठीक है। इसमें लास्ट में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग बना लेते हैं टू चेक व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन द प्रॉफिट। समटाइम्स क्रॉस चेकिंग पॉसिबल नहीं हो पाता इस सिस्टम में, क्योंकि दोनों सिस्टम अलग अलग है, तो उधर क्या किया इधर क्या किया वो चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कि कुछ कुछ चीज़ें कई बार ऐसी भी होती है जो फाइनेंशियल में ही आती है, कॉस्ट में नहीं आती, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कॉस्ट में आती है, फाइनेंशियल में नहीं आती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता ना एक जगह। फाइनेंशियल में देखते हैं तो बहुत चीज़ छुपाया हुआ रहता है, कॉस्ट में देखते हैं तो कई चीज़ नहीं आया हुआ होता है। इसलिए फिर एक नया सिस्टम बनाया गया जिसका नाम पड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम। नाम से सोचो, इंटीग्रेटेड मतलब दोनों को ज्वाइन किया, दोनों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाया, एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बनाया। वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में ही चेंजेस किया। कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपने करते हैं ना, वो अभी क्या था, नॉन इंटीग्रेटेड में एकदम अलग था। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में चेंजेस लाया कि कुछ जगह पर, कुछ ट्रांजैक्शंस पर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे काम करता है वो चीज़ को कॉपी कर लेना, और फाइनेंशियल में जो जो आइटम आता है जो कॉस्ट में नहीं आता था अभी तक, जैसे आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट था बट फाइनेंशियल में आता था, उन सबको भी कॉस्ट में दिखाना। ये जो आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट है ना, वो आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट को भी कॉस्ट में दिखाना इंटीग्रेटेड सिस्टम में। इससे क्या होगा, एंड में जो कॉस्ट का प्रॉफिट आएगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट होगा ना, वो मैच करेगा। सर एक तरह से तो डबल एफर्ट हो गया। फाइनेंशियल में पूरा आपने पूरा सब कुछ दिखाया ये, फिर कॉस्ट में अलग दिखाया ये कॉस्ट के हिसाब का, फिर फाइनेंशियल का सारा जो अलग चीज़ था वो भी कॉस्ट में दिखा दिया। हाँ, डबल इफेक्ट हुआ, मानते हैं कि फाइनेंशियल में भी कर लिया था और फिर कॉस्ट में आके अलग से वापस से उसको कर रहे हैं, डबल इफेक्ट हुआ। बट इसका फ़ायदा क्या हुआ कि रिकॉन्सिलेशन का ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज जो भी डिफरेंस था वो सब यहाँ पे घुस जाता है फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में।
तो कुछ पाया कुछ खोया, थोड़ा सा यार मेहनत किया तो मुझे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ा, मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, क्रॉस चेक भी मैं इजीली कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ का बहुत सारा हेल्प लेकर यहाँ पे अकाउंटिंग होगा। तो हमारा अब अगर डिपेंडेंसी जो रहे वो एक ही जगह रहे तो भी चलेगा। पहले क्या था, कॉस्ट अकाउंटिंग को भी देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी देखो, कुछ चीज़ वहाँ अलग तरह से दिखाया हुआ है, कुछ चीज़ यहाँ अलग तरह से दिखाया हुआ है। अब दोनों मिला के अगर एक बना दिया है तो फिर एक ही जगह सारा चीज़ देखने से काम हो जाएगा, दो जगह जाने का जरूरत ही नहीं है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम। अच्छा, इंटीग्रेटेड में बहुत बार बच्चे ऐसे समझ लेते हैं सर फिर फाइनेंशियल हट गया, कॉस्ट जो था वो हट गया, मिल के एक नया इंटीग्रेटेड बन गया। ऐसा नहीं हुआ है, कॉस्ट को ही मॉडिफाई किए, फाइनेंशियल जैसा है वो तो रहेगा ही रहेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे चेंज कर दोगे, वो तो कंपनीज एक्ट का रेगुलेशन है, इनकम टैक्स एक्ट का सिस्टम है, जीएसटी का एक्ट सिस्टम है, और भी कई सारे एक्ट है जो बोलेंगे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो जैसा वैसा ही रहेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कुछ डेटा उठाया, कॉस्ट तो हो ही रहा था, दोनों को मिला के कॉस्ट प्लस फाइनेंस मिला के एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना दिया, जिससे कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में ही सारा डिटेल आ जाए हाथ में, इसमें ही सारा डिटेल हाथ में आ जाए, बार बार मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेफर ना करना पड़े, और इसमें जो प्रॉफिट आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा ही प्रॉफिट आएगा। तो इसके ऊपर दोस्त पूरा अलग चैप्टर है, मैं तो बस अभी को बेसिक बताया कि कॉस्ट और फाइनेंशियल अलग भी रखा जा सकता है कंप्लीटली, और दोनों को मिला के भी एक अकाउंटिंग किया जा सकता है, जिसमें फाइनेंशियल तो रहेगा ही अपना जगह, बट कॉस्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। इसलिए ये सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटेड में सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, नो सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल। नो सेपरेट मतलब कॉस्ट फाइनेंशियल मिल जाएगा। फिर यहाँ पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल का डिटेल्स से कॉस्ट का रिकॉर्ड्स बनेगा। फिर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर reconciliation statement, not necessary to prepare reconciliation statement. Cross checking is also possible because you have both the data in one particular set of system. ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपको समझ में आया। इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है तो घबराने का बात ही नहीं। एक नया बात आ गया, देखिए आज का ज़माना हो गया आईटी का ज़माना, आईटी माने सॉफ्टवेयर्स का ज़माना। तो ये सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाने से क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या कॉस्ट अकाउंटिंग करने का तरीका में कोई चेंजेस है। बड़ी बड़ी कंपनियां बना लेती है ईआरपी, ऑल बिग कंपनीज आर मेकिंग देयर ईआरपी नाउ डेज। ईआरपी क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेजेस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेजेस। पैकेजेस बेसिकली बोलने का मतलब है सॉफ्टवेयर पैकेज। ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जो पूरा कंपनी को कंट्रोल करता है, सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और उस सॉफ्टवेयर से ही कॉस्टिंग भी हो जाता है उनका, उस सॉफ्टवेयर से उनका इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो जाता है। जैसे हम लोग अपने नॉर्मल आम जिंदगी में टैली सुनते हैं ना, तो टैली वैली वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। बिग कंपनीज लाइक रिलायंस, आईटीसी, वो लोग टैली पे डिपेंडेंट नहीं है। टैली इज़ अ स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज अकाउंटिंग सॉल्यूशन। बट ईआरपी, जैसे कि एक कंपनी का नाम बोलता हूँ, सैप नाम का एक कंपनी है जो ईआरपीज बनाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जिनके वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके, मतलब वर्ल्ड वाइड डिविजन्स होते हैं उनके, अलग अलग कंपनियां होती है। तो उन सब डेटा को एक जगह लाने के लिए वो लोग सैप जैसा ईआरपी यूज़ करते हैं। तो सैप वैप ऐसा चीज़ है कि पूरा का पूरा कंपनी उस सैप पे चलाया जा सकता है, पूरा का पूरा कंपनी। अगर ऐसा ईआरपी पैकेज हमारे पास आ जाए तो उसके कारण कॉस्ट अकाउंटिंग पे क्या असर पड़ जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और इजी होगा कि टफ हो जाएगा। पहला चीज़ इजी होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्या होता है, इट इज़ वेरी टफ टू एसर्टेन कॉस्ट इन अ बिग फैक्ट्री, बिकॉज कितना कितना जगह क्या क्या काम हो रहा है वो एक बर्ड्स आई व्यू में देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर पैकेज आपको समराइज करके दिखा पाता है कि एक्चुअली किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, उस पर कितना खर्चा लग रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि हर जगह पर जहाँ पे काम हो रहा होता है, सोर्स पर डेटा कैप्चरिंग सिस्टम बनाना पड़ता है। डेटा कैप्चरिंग सिस्टम मतलब मान लीजिए कंप्यूटर रख दिया जाएगा, वहाँ पे बोल दिया जाएगा कुछ भी काम करने के पहले इसमें एंट्री कर देगा, या फिर कोई बार कोड स्कैनर रख दिया जाएगा, तुम स्कैन कर देगा कि जो भी मटेरियल यूज़ करेगा अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको स्कैन कर देगा। तो वो करने से क्या होता है कि वो जगह जगह जहाँ पे कंप्यूटर का लॉगिन खोला हुआ है वहाँ से वो डिटेल डाल रहा है, तो अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स इकट्ठा हो रहे हैं, डेटा कैप्चर हो रहा है। वो डेटा कैप्चर होते होते
एक जगह पर आकर अपने आप एक्यूमुलेट होके पूरा कॉस्ट रिकॉर्ड्स बन जाता है। इंटरेस्टिंग। अब जैसे मान लो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 प्रोसेस है, अलग अलग 6 प्रोसेस है, 6 का 6 प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा मटेरियल यूज हो रहा है, 6 का 6 प्रोसेस में अलग अलग वर्कर काम कर रहे हैं। अगर हम सैप में यानी ERP में कॉन्फ़िगर कर दें कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 6 प्रोसेस में काम होता है और हर प्रोसेस का एक एक लॉगिन ID बना दे, तो जहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे आदमी को सिखा दे कि इसमें एंट्री कैसे करना है, तो उस प्रोसेस में जो मटेरियल वो यूज़ करेगा उसको स्कैन कर दिया और जो आदमी लोग काम कर रहा है उसका नाम डाल दिया, जितना आवर वो काम किया उसको एंट्री कर दिया। तो फिर कल को वो आदमी जब पैसा लेगा HR डिपार्टमेंट से जाके अपना मनी विड्रॉ करेगा, HR डिपार्टमेंट उसमें उस आदमी का आवर के हिसाब से एंट्री कर दिया। फिर मटेरियल जो आया था उसका पेमेंट होगा क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स का वो मटेरियल का अगेंस्ट में जो क्वांटिटी के अगेंस्ट में रेट था वो रेट डाल दिया। सो क्या हो रहा है, सबका अपना अपना लॉगिन है, सब अपना अपना ही काम कर रहे हैं। HR वाला पेमेंट करते समय एंट्री कर दिया, परचेज़ करने वाला मटेरियल खरीदते समय एंट्री कर दिया, इधर प्रोसेस में जो आदमी लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम करते समय जो मटेरियल यूज़ किया उसका एंट्री कर दिया। तो ERP का कमाल क्या है कि वो सब को इकट्ठा कर लेगा हर प्रोसेस से, 1 2 3 4 5 6 आप उसमें कॉन्फ़िगर करो, बस 6 प्रोसेस से काम हो रहा है, तो 6 का 6 प्रोसेस का क्यूमुलेटिव डेटा रियल टाइम में आपको अपडेट करके दिखा देगा। मतलब एज अ कंपनी मैनेजर और सीनियर आप कभी भी बस अपना लॉगिन से खोलोगे, आपको पता है कि आपको क्या क्या देखना है, तो बस आप क्लिक करोगे, आपको दिख जाएगा कि इस प्रोसेस में अभी तक कितना खर्चा लग गया और टोटल कितना खर्चा लग गया है। सो कॉस्टिंग रियल टाइम में होना शुरू हो जाएगा, जो कि पहले मान लीजिए जाके आदमी एक एक करके सबसे पता करेगा, उससे पूछेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, उसको बोलेगा ये पेपर बना के रखना है, पेपर बना के रखना है, फिर सारा पेपर को पढ़ना होगा, इकट्ठा करना होगा, वो सारा काम रियल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, ये है IT का फ़ायदा। इससे क्या होता है, जो भी पेपर वाला काम था हर डिपार्टमेंट में कि वर्कर को पेमेंट करते समय साइन करा लेना, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब एंट्री कर देना, ख़त्म बात। एंट्री टाइम पे होना चाहिए, साइन कराना प्रूफ के लिए वो बस अंगूठा लगवा लीजिए, एक स्लिप रखिए, उतना उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। मटेरियल आया उसका एंट्री कर देना, ये ज़रूरी है। मटेरियल आया, अब उसका क्या आया उसका कागज़ को एक बार रख सकते हो रेफरेंस के लिए, बट उसके जगह भी आप स्कैन करके रख दो। आप देखिए ना, कभी आप हॉस्पिटल में जाते, कभी कोई काम पड़ा हो तो सब चीज़ वो लोग प्रेस्क्रिप्शन वगैरह सब स्कैन वगैरह करके रख लेता है, आपको अपना कागज़ पकड़ा देता है, बोले कागज़ हमको रखना ही नहीं। सो ये क्या है कि वो लोग भी वैसे ही, आपका सप्लायर से इनवॉइस आया, स्कैन करके रख दिया, ख़त्म। साइन कराया वर्कर को, पेमेंट करते समय साइन को स्कैन करके चढ़ा दिया, बाकी जाओ कागज़ को फाड़ के फेंक दिया। पेपरलेस हो जाते हो आप, सबसे बड़ा फ़ायदा पेपरलेस। और जो डिले होता था कॉस्ट का इंफॉर्मेशन जानने में, वो रियल टाइम में कन्वर्ट हो गया, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा। तीसरा, जब चाहे जहाँ चाहे क्या हो रहा है देख सकते हो। कस्टम रिपोर्ट्स, दुनिया भर का रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके का निकाल सकते हो। प्रोसेस A वाला कहाँ गड़बड़ कर रहा है, B वाला कहाँ गड़बड़ कर रहा है, खटाखट बता सकते हो। उसका लास्ट पीरियड में कॉस्ट क्या था, अभी क्या कॉस्ट लग रहा है, उसको भी बता सकते हो। देख तेरा लास्ट पीरियड ये था, करंट पीरियड ये जा रहा है, देखते तुम्हारा ज़्यादा आवर्स पे काम हो रहा है, देख तुम्हारा ज़्यादा मटेरियल लग रहा है, खटाखट रिपोर्ट निकाल के उसको दे सकते हो। फिर अगर आप मान लीजिए प्रोडक्शन में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, मटेरियल का शॉर्टेज हुआ, तो मटेरियल का पहले शॉर्टेज होता था ना, तो कॉस्टिंग सिस्टम बोलता है, या बेसिकली प्रोडक्शन का जो सिस्टम होता है, कॉस्टिंग सिस्टम को छोड़ो, मटेरियल का जब शॉर्टेज होता है तो अब प्रोडक्शन वाला जाएगा, तुरंत भागा भागा बोलेगा मटेरियल वाले को, जाओ ये मटेरियल लेके आओ, वो कब लेने जाएगा। कंपनियां क्या करने लगी, प्रोडक्शन का फैक्ट्री, मान लो रिमोट एरिया में कहीं दूर गांव में फैक्ट्री है, फैक्ट्री से सप्लायर कोई दूसरा कोई देश में सप्लायर है, उसको लॉगिन दे दिया अपना सॉफ्टवेयर का लॉगिन उसको दे दिया सप्लायर को। और प्रोडक्शन को ज़रूरत होता है ना, सप्लायर के यहाँ मेल आ जाता है, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोडक्शन को ज़रूरत होता है तो सप्लायर के यहाँ मेल चला जाता है, सप्लायर को पता चल जाता है इसको ये मटेरियल चाहिए, उसका डिलीवरी टाइम बताया हुआ होता है, सप्लायर भिजवाने का तैयारी करता है, तो रिसोर्स प्रोक्योरमेंट मोबिलाइजेशन बहुत आसान हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, बोल्ड क्यों, आप उसी को देखना एक बार। कस्टम मेड रिपोर्ट्स फॉर एवरी पर्पज़, पेपरलेस इन्वायरमेंट, कोई भी तरह का कागज़ नहीं चाहिए, वर्कर को पेमेंट किया उसका स्लिप नहीं चाहिए, मटेरियल रिसीव किया उसका स्लिप नहीं चाहिए, मटेरियल इशू किया उसका स्लिप नहीं चाहिए, कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ किया उसका स्लिप बनता था, वो सब अब नहीं चाहिए।
रिसोर्स प्रोक्योरमेंट और मोबिलाइजेशन ईजी हो जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन गेट मटेरियल्स फ्रॉम द स्टोर्स विदाउट इशूइंग मटेरियल रिक्विजिशन नोट फिजिकली। सप्लायर्स से इजीली आप मटेरियल को मंगवा सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच। जस्ट इन टाइम अप्रोच एक अलग चैप्टर होता है, अलग चैप्टर फाइनल में पढ़ाते हैं, इंटर में तो एक मटेरियल कॉस्टिंग का पार्ट में पढ़ाते हैं। जस्ट इन टाइम अप्रोच टेक्निक होता है जिसमें आप मटेरियल फटाक से प्रोक्योर कर पाएँ अपने सप्लायर से। ऐसा सप्लायर के साथ मैंने बोला ना एक लॉगिन शेयर कर लें, वो जस्ट इन टाइम अप्रोच है। फिर आपका कॉस्ट असर्टेनमेंट में टाइमली और एक्यूरेसी आ जाता है। रिपोर्ट्स भी हर बार एक जैसा निकल सकता है, नहीं तो पहले मैनुअल होता तो हर आदमी अलग अलग तरह से बना लेता था। डिविएशन जो हो रहा है, गड़बड़ जो हो रहा है, उसका रिपोर्ट रियल टाइम में निकल सकता है और आप इजीली मॉनिटर और एनालिसिस कर सकते हो कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सही जा रहा है, क्या मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, नेसेसरी झूठ मूठ का काम हो रहा है कहीं पर, उसको हटा दिया जाए तो कॉस्ट बचेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ इफ़ रिक्वायर्ड। एलिमिनेट कर दो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, सो ये था आईटी आने से कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फ़ायदा हो जाएगा। ये सीए में एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। सो कॉमन सेंस से भी आप बहुत सारा लिख सकते हो कि कस्टम रिपोर्ट बन जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा, रियल टाइम डिले हट जाएगा, वेरिएंस रिपोर्ट मिल जाएगा, रिसोर्स प्रोक्योरमेंट ईजी हो जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट यूनिफॉर्म होगा। ऑलराइट, ईआरपी सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉस्टिंग करने में, कॉस्टिंग की दुनिया में। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक का 2 पॉइंट मैंने पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड और कॉस्ट अकाउंटिंग विथ यूज ऑफ आईटी। तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वगैरह थोड़ा बाद में उठाते हैं, थोड़ा सा मन मिजाज को बदलने के लिए प्रैक्टिकल भी करते हैं बीच बीच में। तो इस नोट्स के एंड में मेरे पास कुछ बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूँ अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आके थ्योरी पढ़ लेंगे। खाली थ्योरी से दिमाग आउट हो जाता है ना, लगता है ना सब्जेक्ट क्या पूरा थ्योरी है। देखो एकदम लास्ट के तरफ आ जाओ, एकदम बेसिक कैलकुलेशन है। बहुत बार बच्चों को इसमें डाउट होते रहता है, जब हम लोग क्लास लेते हैं ना तो उनको डाउट होते रहता है, यार ये कैसे आया सर, कर लिए। उस समय हम लोग ज़्यादा समझाते नहीं उस चीज़ को, हम लोग बोलते इतना तो आता ही होगा। बट कुछ बच्चों के हड्डी हो जाता है, गले में अटक जाता है, ये कैसे आया। ठीक है, आइए देखिए, पहला है फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट इफ प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स इज 20, 25 एंड 50। सेल्स पे अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो कॉस्ट पे कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे। बहुत बच्चों का रटा हुआ है, वो लोग रट के कर लेते हैं, बट रटने से मज़ा नहीं है ना, करना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ अभी तो 20, 25, 50 दिया हुआ है, हो सकता है जब सम करेंगे यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, तब क्या करोगे। तो रटा हुआ बुद्धि तो काम नहीं आएगा ना। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि आप जिस पे परसेंट दिया हुआ है उसको 100 मानिए। परसेंट किस पे दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स इज 20, 25, 50 ना। तो आप क्या करोगे, लेट करोगे सेल्स इज इक्वल टू 100। लेट सेल्स इज इक्वल टू 100। जिस पे दिया हुआ है उसको 100 मानोगे, जिस पे प्रॉफिट परसेंट दिया है उसे 100 मानेंगे। जिनको आता है वो लोग कृपया आंसर कैलकुलेट करके बता सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ सीखेंगे। सो पहला केस 20% ऑन सेल्स है, सेल्स आपका 100 हो गया, प्रॉफिट 20 हो गया,
कॉस्ट 80 हो गया, ठीक है। ये 100 मानना है, प्रॉफिट 20 कैसे आया, 20% ऑन 100, कॉस्ट आ गया 80। तो अब प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट अगर निकालना है तो इट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 80, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इट इज कमिंग 25%। कितना आसान है। देखिए अब यही चीज जब क्लास में डायरेक्ट कर देते बच्चे समझ नहीं पाते। ऐसे ही आप बाकी करो, बाकी दो करो। $25 on sales, $25% ऑन सेल्स। जल्दी आंसर पे बताएगा तो बोलो। चलो एक आंसर आया 33.33। ओके, सेल्स इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25, तो कॉस्ट आ जाएगा 75। सो प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट, 25 by 75 which is 33.33%। C is 50% on sales। चलिए वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर दिया। सी वाला आंसर दीजिए। अब ट्राई करो, आपसे हो जाएगा, बहुत इजी है। जिस पे दिया हुआ उसको 100 मानते हैं। सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट होगा अभी 50, तो कॉस्ट होगा 50, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट होगा 50 by 50 is equal to 100%। फिफ्टी बाई 50 इज इक्वल टू 100%। ठीक है, अब आप कोई और पे भी अपना मन से ट्राई कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो एक और ट्राई करके देखो कि प्रॉफिट
परसेंट ऑन सेल्स है यदि 15%, तो कॉस्ट पे क्या होगा? या उल्टा कर देते हैं, मान लो प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट है 15%, तो सेल्स पे क्या होगा? बताओ आंसर, ट्राई करो। $13.04 आ रहा है क्या? तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? जिस पे दिया उसको 100 मानेंगे। अब कॉस्ट 100 हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 15%, तो 15, तो सेल्स आएगा 115। सो प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स इज 15/115। ये आ रहा है 13.04। इजी है ना? एक जनरल ट्रिक बता देते हैं माथा में सजाने के लिए कि सेल्स पे अगर 20 है ना, सोचो सेल्स बड़ा होता है कि कॉस्ट बड़ा होता है? नॉर्मली सेल्स का फिगर बड़ा होता है, तो अगर सेल्स पे 20% है तो कॉस्ट पे ज़्यादा आएगा। ये ज़्यादा वाला थ्योरी बहुत काम करता है, मिस्टेक से बचाता है। देखो प्रॉफिट एक फिगर है, सोचो 20 रुपया, 20/100 करने से ज़्यादा आएगा कि 20/80 करने से ज़्यादा आएगा? 20/80 करने से ज़्यादा आएगा, 20/80 करने से ज़्यादा आएगा। सो कॉस्ट एक छोटा फिगर है ना, एक नंबर को अगर छोटा फिगर से डिवाइड करोगे तो आंसर बड़ा आएगा। सेल्स एक बड़ा फिगर है, तो एक नंबर को अगर बड़ा फिगर से डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा आएगा। सो जो परसेंट सेल्स पे 20 है तो कॉस्ट पे जाके वो और बड़ा होना है। जो नंबर कॉस्ट पे 15 है तो कॉस्ट वाला ही बड़ा होता है, सेल्स पे और छोटा होना है। कॉस्ट पे परसेंट हमेशा बड़ा आएगा देन सेल्स। सेम परसेंट को जब सेल्स पे चेंज करो तो सेल्स पे जाके परसेंट छोटा हो जाएगा। सो 25% अगर सेल्स पे है तो कॉस्ट पे 25 से ज़्यादा ही होगा। 50% सेल्स पे है तो कॉस्ट पे 50 से ज़्यादा ही होगा। कॉस्ट पे 15% है तो सेल्स पे कम होगा। ये एक बेसिक आइडिया अगर दिमाग में रखोगे तो आपको बहुत हेल्प होता है। बेसिक क्लास है तो बेसिक बेसिक बात ही करेंगे ना। परसेंट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट ऑन कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, ज़्यादा। परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको एवरेज रेट पर यूनिट फाइंड करना है। एवरेज रेट, ये रेट है ना, इसका एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे? रेट का एवरेज निकालना है।
तो नॉर्मली क्या होता है, एक बच्चा एवरेज मतलब ये सीखा हुआ होता है समेशन एक्स बाई एन। सो अकॉर्डिंगली वो क्या करता है 20 प्लस 25/2, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल एवरेज बोलते हैं, सिंपल एवरेज, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल एवरेज। बट कुछ बच्चा लोग को ये भी पता होता है कि एवरेज मतलब ये भी होता है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, जिसको वो बोलते हैं वेटेड एवरेज। अभी तक जो स्टैट्स हम लोग का सीखा हुआ है उसमें अपने यही सोचते हैं दो तरह का एवरेज होता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अभी तक तो यही समझा हुआ है, दो तरह का एवरेज होता है। तो जब अपने से एवरेज पूछ रहा है तो यहां लिखा नहीं है ना सिंपल की वेटेड, तो कौन सा निकालें। बट दोस्त मैं अभी एक क्लैरिफिकेशन कर दूं आपके दिमाग में कि दुनिया में दो तरह का एवरेज नहीं होता है, एवरेज एक ही होता है। एवरेज का मतलब होता है जब कोई नंबर का वैल्यू अनइवन है तो अनइवन वैल्यूज को लेके कभी कभी हम एनालिसिस नहीं कर पाते। सो हम क्या करते हैं, इन सब को जोड़कर डिवाइड बाई एन करके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके बीच का वैल्यू निकाल देते हैं, जिसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं। एवरेज वैल्यू इज बीच का वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एवरेज इज बेसिकली एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब एवरेज निकालने का तरीका है, अभी कुछ लिखने का दरकार नहीं है, आप ऐसे ही समझ लो। एवरेज निकालने का एक तरीका है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ 10 10 10, सॉरी, मगर मैं आपको बोलूँ 10 20 30 40, इसका एवरेज निकालो, तो कैसे निकालोगे? इसका एवरेज निकालो, कैसे निकालोगे आप? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 5, 5 नहीं सॉरी 4, 4 ऑब्जर्वेशन है ना, 10 20 30 40, तो डिवाइडेड बाई 4। आंसर आ रहा है 25। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि आप अज्यूम कर सकते हो कि आपके पास जो चार नंबर है वो 10 20 30 40 वाले हैं। मतलब ओरिजिनली क्या है, 10 है 20 है 30 है 40 है, चार अलग अलग नंबर हो गए। अब मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ जो सेम इम्पैक्ट क्रिएट करे बट सब में सेम हो। तो अपने बोल रहे सब में 25 25 मान लो, 25 25 का 4 इज इक्विवेलेंट टू 10 20 30 40। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, तो 25 का 4 आप मान लीजिए इट इज सेम। 25 का 4 इज इक्विवेलेंट टू एक 10 एक 20 एक 30 एक 40। ये एवरेज का मतलब है। अब मान लीजिए एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको दिया 10 10 10, 20 20, 30 30, 30 30, 40 40। अब इसका एवरेज कैसे निकालोगे, निकाल के बताओ। इसका एवरेज कैसे निकालोगे, कैसे एवरेज निकलेगा इसका? सर वही सबको जोड़ के बाई एन कर सकते हो। 10 प्लस 10 प्लस 10, 20 प्लस 20, 30 30, 30 30, 40 40, divided by n is how many observations are there? 3 to 5 to 7 to 9, 3 2 5 4 9 2 11। देखो क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा? यस परफेक्ट, 24.54 आ रहा है। एवरेज का यही फंडा है, सबको जोड़ के बाई एन। अब ये जो जोड़ने का काम हुआ, आप लोग को ये भी पता है जोड़ने का काम मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता था। 3 बार 10 है, 2 बार 20 है, 4 बार 30 है, 2 बार 40 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, और ऐसा लिख सकते हो कि 10 है 20 है 30 है 40 है, यूनिक, जितना यूनिक है उसको लिखा, यूनिक वाला वैल्यूज। और 10 कितनी बार आया है, 3 बार। 20 कितनी बार आया है, 2 बार। 30 कितनी बार आया है, 4 बार। 40 कितनी बार आया है, 2 बार।
सो वी हैव 10, 20, 30, 40, ठीक है। 10 कितनी बार आया? 3 बार। 20 कितनी बार आया? 2 बार। 30 कितनी बार आया? 4 बार। 40 कितनी बार आया? 2 बार। तो 40 + 40 भी कर सकते हैं, 40 × 2 भी कर सकते हैं, 10 + 10 + 10 भी कर सकते हैं, 10 × 3 भी कर सकते हैं, बात एक ही होगा। सो आप इसको चाहो तो 10 × 3 30 लिख सकते हो, 20 × 2 40 लिख सकते हो, 30 × 4 120 लिख सकते हो, 40 × 2 80 लिख सकते हो। सबको जोड़ोगे तो 4 3 7 190 एंड 80 270 आ रहा है। सबको जोड़ने से 270 आ रहा है, और ऊपर में 270/11 ही किया था ना, तो 270 / 11 करना है, तो 11 माने 3 2 5 4 9 2 11। तो ये लिखने का शॉर्टकट है, लिखने का शॉर्टकट है। इतना प्लस 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 लिखने के बजाय आप ऐसे शॉर्टकट में लिख के कर सकते हो। जब ये शॉर्टकट बनाया गया ना पढ़ाई में, इसका एक नाम दे दिया गया कि जो आपका यूनिक वेरिएबल है उसको बोलो x। अब वो यूनिक वेरिएबल जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको बोलो फ्रीक्वेंसी f। वो यूनिक वेरिएबल जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको बोलो फ्रीक्वेंसी। फिर fx से मल्टीप्लाई करो, f × x। fx मतलब f × x मतलब 10 3 बार आया तो कितनी बार 10 आया उसका टोटल हो गया, 20 2 बार आया तो जितनी बार 20 आया उसका टोटल हो गया। और एवरेज लेने के लिए क्या करो, 270/11 करो, यानी कि आप देखो समेशन fx/समेशन f करो, या फिर आप समेशन fx/समेशन f नहीं करके समेशन x/n करो। दोनों से तो एक ही आंसर आ रहा है, बोथ आर सेम। वी हैव बीन लर्निंग इट इन दिस वे थ्रू आउट आवर लाइफ कि दोनों अलग अलग है, बट दोनों तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। वो ठीक से सिखाया नहीं जाता हम लोग को, बेसिक लेवल हम लोग से फॉर्मूला रटे हुए होते हैं, इसलिए हम लोग को क्लैरिटी नहीं होता कि दोनों एक ही है। हम लोग को हमेशा लगता है सिंपल एवरेज अलग है, वेटेड एवरेज अलग है, बट सिंपल एवरेज इज समेशन x/n। वो ज़्यादा तब सूट करता है, समेशन x/n जैसे ऊपर में किया ना ये वाला, ये तब सूट करता है जब आपका एक वेरिएबल एक ही बार आ रहा है। बट जब एक वेरिएबल बहुत बार आ रहा है तो समेशन x करेंगे ना लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। तो उसको समराइज करने का तरीका है समेशन fx/समेशन f। समेशन fx क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा शॉर्टकट कर दे रहा है। अभी तो जैसे देखो 10 3 बार ही आया, ठीक है। इमेजिन करो एक सिचुएशन कि आपका 10 300 बार है, 20 400 बार है, 30 600 बार है, 40 500 बार है। अब कैसे ऐड करोगे आप इसको, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 10 10 लिखते लिखते ही पता चलेगा उम्र चढ़ गई हमारी। इसे कैसे पॉसिबल है इसको सिंपल एवरेज में लिखना? तो इसलिए ये पढ़ाई बना, समेशन fx/समेशन f। 10 अगर 300 बार आया तो जोड़ने के लिए मैं 10 + 10 + 10 300 बार तो नहीं करूंगा, मैं 10 × 300 शॉर्टकट करूंगा। इसलिए fx का कॉन्सेप्ट बन गया कि आप fx/समेशन f करोगे तो भी आपका वही एवरेज आएगा। तो मैंने देखो ना ये वाला जो डेटा था, ये डेटा पे मैंने दोनों से एवरेज निकाला, सिंपल एवरेज भी निकाला जो जोड़ जोड़ के आया, और ये वेटेड एवरेज भी निकाला जो समेशन fx/समेशन f आया। दोनों से तो एक ही आंसर आया ना, मतलब कॉन्सेप्ट तो एक ही है, करेक्ट। अभी क्या होता है कि हम लोग उतना फोकस्ड वे में नंबर्स को देखते नहीं, कभी समझने का कोशिश नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा फाइंड करो एवरेज रेट पर यूनिट, आपके सामने यूनिट्स रखा और रेट रखा, आपका नज़र यूनिट्स पे गया ही नहीं, आप खाली रेट ही देखे। आप खाली रेट ही देखे ना, तो खाली यदि रेट देखोगे तो आपको लगेगा बस सिंपल एवरेज करना है यूनिक वैल्यू से, बट रेट के साथ यूनिट्स भी तो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है वो भी तो समझो। इसका मतलब ये हो रहा है कि 20 रुपया का रेट वाला 1000 वैल्यू है, मतलब एक्चुअली क्या है इसका मतलब 20 20 20 ... 1000 बार आया है 20। फिर 25 वाला वैल्यू 24,000 बार आया है। कितनी बार आया है? 24,000 बार। अब बोलो ये 1000 बार आया है, ये 24,000 बार आया है। आप कैलकुलेटर में ऐड कर सकते हो, 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 1000 बार। जो बाल बचे हुए ना सब उड़ जाएंगे,
इसी सब में जीवन चला जाएगा। कब जाके डिग्री लेंगे, कब जाके नौकरी करेंगे, है ना। सो इसका शॉर्टकट बना, शॉर्टकट। अब क्या होता है, आपको नजर देखना है ना, रेट किसके साथ दिया हुआ है। रेट अगर यूनिट के साथ दिया हुआ है तो इसका इंप्लीकेशन है, यूनिट के साथ दिया हुआ, इसका मतलब ये रेट 1000 यूनिट के लिए रेट 20 रुपया, मतलब एक एक यूनिट 20 20 20 20 20 1000 बार आ रहा है। अब आप अपने आप एवरेज बता दो मेरे को थोड़ी कोई पूछने का जरूरत है। कैसे करोगे एवरेज? 20 + 25/2 करोगे? 20 + 25/2 करोगे? वो तो सेंसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पर हम क्या एवरेज निकालने के लिए 10 + 20 + 30 + 40/4 कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 10 हमारा 3 बार है, 20 हमारा 2 बार है। तो वैसे ही यहाँ पे 20 हमारा 1000 बार है, 25 हमारा 24,000 बार है। तो मेरे को तो समेशन एक्स बाई समेशन एन करना है ना। समेशन एक्स लेने का ही तरीका अभी समेशन एफ एक्स से जाना पड़ेगा। ये आपका एफ का रोल प्ले करेगा, ये आपका एक्स का रोल प्ले करेगा। एफ दिया हुआ है ये समझ नहीं आता है बहुत बार, एफ लिख के दे देते तो आप समझ जाते हैं, बट एफ दिया हुआ है इनडायरेक्टली वो समझ नहीं आता। तो उसको समझाने के लिए मैं बताया कि यूनिट्स का मतलब होता है कितनी बार वो एक्स आ रहा है। तो इसका एवरेज जिसको आप एक्स बार बोलते हो वो कैसे आएगा? 20 × 1000, 20 × 1000 करने से 20 का एडिशन आ गया, प्लस 25 × 24,000, तो 25 24,000 बार ऐड हो गया, होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 25,000। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25,000 कैसे आया? 1000 + 24,000, इससे आंसर आएगा। ठीक है, सो 20 × 1000, 25 × 24,000, होल डिवाइडेड बाई 25,000, 24.8। आंसर आपने सही बता दिया। देखो बच्चा, मेरा उद्देश्य आंसर समझना आपसे नहीं था। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि बस आंसर समझा दो मेरे को। मेरा उद्देश्य ये था, क्या आपको ये क्लियर है कि सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज एक ही है? क्या आपको ये क्लियर है कब सिंपल एवरेज से काम हो सकता है, कब वेटेड एवरेज से हो सकता है? जब कोई नंबर एक एक बार ही आ रहा है ना, एक एक बार ही आ रहा है तो सिंपल एवरेज। जब कोई नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो वेटेड एवरेज। मल्टीपल टाइम्स में भी सिंपल एवरेज वाला सिस्टम कर सकते हो, बट वेटेड उस समय ज़्यादा फास्ट होता है। वेटेड माने क्या होता है? वर्ड वेटेड माने एक चीज़ बार बार हो रहा है, उसी को वेटेड बोलते हैं। वर्ड वेटेड का मतलब होता है स्टैट्स में एक चीज़ बार बार हो रहा है। जैसे हम एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करें तो आप बोल सकते हैं सर ज़्यादा वेट डाल रहे हो उस चीज़ के ऊपर। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ रोज़ पढ़ो 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 पढ़ो, सर पढ़ने पर वजन डालते हैं। मतलब एक चीज़ को बहुत बार रिपीट करते हैं, जो रिपीट करते हैं वो मतलब वेटेड है। ठीक है, वेटेड होने से वेटेड वाला रास्ता से जाओ ना तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। क्लियर है तो यस और नो? अगर मज़ा आ रहा है और चाहिए तो क्या टाइप करना है? BIO। एवरीबॉडी टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन टाइप करिए BIO। और दो, इसका मतलब और दो, और लूंगा, और चाहिए तो बोलो ब्रिंग इट ऑन, लेके आओ और लेंगे। ठीक है, अरिजीत बोल रहा है BIO, वेरी नाइस, ब्रिंग इट ऑन। चलो ये इक्वेशन को सॉल्व करके आओ, वेरी गुड। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो तनिक। यस, BIO BIO BIO। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ बच्चे होते हैं बस, जैसे क्या अपना YouTube का क्लास क्या है ना, एक मैदान है, मैदान जिसमें मान लीजिए एक मदारी पढ़ा रहा है, मैं मदारी डमरू चला रहा हूँ यानी पेन चला रहा हूँ, और मज़े करा रहा हूँ यानी पढ़ा रहा हूँ। तो YouTube का मैदान में क्या है, लोग आते जाते रहते और देखते रहते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखते और फिर निकल लेते हैं। चल 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 लेट हो रहा है, चल चल हम तो ऐसे ही आ गया था। बहुत लोग देखते हैं और निकल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रुक जाते, बोलते नहीं पूरा देखेंगे, मज़ा आ रहा है। ठीक है, YouTube इज समथिंग लाइक दिस।
देखो ये जो इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन सॉल्विंग हम लोग के पढ़ाई में आता है, कैसे सॉल्व करें ये समझ नहीं आता, कैसे सॉल्व करें ये समझ नहीं आता, इसलिए इसको अपने जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। पहले 10,000 प्लस 10% ऑफ y का मतलब है 0.1 y, 10% मतलब 10/100, सो 0.1 y। वैसे ही y इज इक्वल टू 6,000 प्लस 0.2 x। तो नॉर्मली जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो आपकी हैबिट होती है कि आप एलिमिनेट कर दो, एक वेरिएबल को हटा देते हो, बट यहाँ एलिमिनेशन से थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा। विल फॉलो द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम लोग बोलेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इसका वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0.1 इंटू 6,000 प्लस 0.2x। So x is equal to 10,000 plus 600 plus 0.02x. So x minus 0.02x is equal to 10,600. 0.98x is equal to 10,600. So x is equal to 10,816. पॉइंट हटा दिया। अब x का वैल्यू यदि आ गया तो इससे अब y का वैल्यू निकाल लिया जाएगा, विच इज 6,000 प्लस 0.2 इंटू 10,816। $8163। तो बस बेसिक आइडिया क्या था, सब्सटीट्यूट करना है, एलिमिनेट करने जाओगे तो फंस जाओगे। अभी तो बच्चा आप बेसिक क्लास कर रहे हो ना, तो सर एकदम फुल फ्लेजेड लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं। रेगुलर क्लास में आप उम्मीद करोगे कि सर ये सॉल्व कर दे तो लगाएंगे, उस समय मैं सीधा आंसर पूछ के लिख देता हूँ। बहुत बच्चा लोग गर्म हो जाता है मेरे ऊपर, जो लोग मेरा नया नया क्लास लेता है ना, वो एक बच्चा लिख के दिया मेरे को फीडबैक मेल में कि सर ऐसा लगता है कि आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जो कैलकुलेशन है इतना फास्ट कर देते हैं कि मेरे ऊपर से चला जाता है। थोड़ा हम जैसे एवरेज बच्चा को भी पढ़ाइए। वीडियो देख के बोला रेगुलर क्लास का। बट बात ये कि अब वो एवरेज कितना एवरेज है वो हम कैसे जाने, इसलिए बेसिक क्लास कि भाई ये बेसिक कर ले, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है, स्पीड आ जाएगा। चलो ये खत्म हो गया। चार नंबर में आते हैं, 4 नंबर में आते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है देखो, डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई टू डिपार्टमेंट्स टिल द अमाउंट बिकम 0 टू द डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी। मतलब करना क्या है, एक्स वाई का कॉस्ट आपको मालूम है 10,000 5,000, और ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, एक बार इसको समझने के लिए
टेबल बना रहे, ए बी सी एक्स और वाई, एक्स वाई का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 10,000 और 5,000, और इस कॉस्ट को ए बी सी में लाना है कब तक की, जब तक कि ये अमाउंट जीरो नहीं हो जाए दोनों का। 10,000 को जीरो करना है, 5,000 को जीरो करना है। कब तक करना है? टिल द अमाउंट बिकम्स जीरो। इसको जनरली मैं बुलाता हूँ कब तक करना है? जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ नहीं जान, जब तक है जान, जब तक है जान आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 10,000 5,000 है, अब x का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। x का खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? रेशियो दिया हुआ है, a में 50, b में 20, c में 30। तो ये रेशियो आपको मालूम है 50 20 30, ओके। सो 10,000 को जीरो कर दो, ये 10,000 को जीरो कर दो, 50 20 30 में बांट दो, बांटो। 5,000 20% आ जाएगा 2,000, 30% में आ जाएगा 3,000। फिर y में आ जाओ, इस 5,000 को बांटो, 40 40 20, 2,000 2,000 1,000। ये देखो जीरो हो गया ना, नील नील नील। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया 7,000 4,000 4,000। अमाउंट को जीरो करना है, यही बोला था, टिल द अमाउंट बिकम जीरो। टिल द अमाउंट बिकम जीरो। ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, x का है 10,000, y का है 5,000, बट रेशियो को चेंज कर रहा हूं कि a का 50% यहां जाता है, 20% यहां जाता है, 20% यहां जाता है, बट x का 10% y में जाता है, और y का 40 यहां आता है, 40 यहां आता है, 10 यहां आता है, 10 यहां आता है, फिर ये डैश है। ये गिवन है, और सवाल वही है कि अमाउंट को जीरो करके दिखाओ, एक्स वाई का खर्चा ए बी सी में बांटो और अमाउंट को जीरो करके दिखाओ। डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ एक्स वाई टू ए बी एंड सी टिल द अमाउंट बिकम जीरो। इन एक्स एंड वाई, एक्स वाई का अमाउंट को पूरा जीरो करके दिखाओ। Distribute the cost of x, y to a, b and c till the amount becomes 0 in x and y.
सो कैसे करेंगे, वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे। जो कॉस्ट आपका दिया हुआ एक्स वाई का वो लिखेंगे, जो कॉस्ट दिया हुआ एक्स वाई का वो लिखेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे। एक्स का अमाउंट 10,000 हटाना है और रेशियो जो दिया हुआ उसके हिसाब से बांटना है। which is 5:1। सो 5:1 में ये आएगा 5,000, ये आएगा 2,000, ये आएगा 2,000 और ये आएगा 1,000। नया क्या हुआ देखो कि x का कुछ y में चला गया, बिकॉज जो रेशियो दिया हुआ था परसेंट उससे y में भी जा रहा था। तो अब जब y का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जीरो करना है। जीरो करने के लिए 6,000 को घटाना होगा, ना कि 5,000 को। जैसे ऊपर में हम 5,000 को घटा दिया था, यहां पे अभी 6,000 को घटाओगे। रेशियो क्या होगा, 4411, 4411। सो वी हैव 6,000 का 40%, 2,400, 2,400, 600, 600। छः हजार का 40% है 2,400, 6,000 का 40% 2,400, 10% है 600, 600। नया क्या हो रहा है देखना कि ये 6,000 को जब जीरो करने गए तो यहां पे फिर से 600 पैदा हो गया बिकॉज ऑफ दिस 10%। इसलिए तो कहानी आता है, जब तक है जान कब तक के चलेगा, जब तक है जान। अब x में फिर 600 आ गया, x में फिर 600 आ गया, तो 600 को हटाओ, 600 को हटाओ। सर कैसे, वही 5,2,2,1 में 600 का 50% 300, 20% 120, 120, 10% 60। 600 को हटाया, इसको x का जीरो किया तो फिर y में पैदा हो गया। ये क्या सिलसिला है, अरे यही तो सिलसिला है। कब तक चलेगा, जब तक है जान। 60 को काटोगे 4411, 4411, 40% 24, 40% 24, 10% 6, 10% 6। सर ये तो कब तक खत्म होगा मालूम नहीं। अरे खत्म तो हो ही रहा है धीरे धीरे। कहाँ 10,000 से शुरू किया तब 6 रुपया पे आ गया है, वो धीरे धीरे ही होगा। वापस x में जो 6 रुपये आ गया, अब इसको हटा दो x को लेकर 5,2,2,1। अब क्या होता है कि यहाँ पे 3 रुपये आ रहा है, यहाँ पे 1.2 आ रहा है, 1 रुपया 20 पैसा 20%, फिर 1 रुपया 20 पैसा आ रहा है और यहाँ पे 60 पैसा आ रहा है। अब 60 पैसा को लेके कितना तिल तिल मरोगे, इसलिए लास्ट में 1-2 रुपये आता है ना, तो सजेस्टेड रहता है कि आप राउंड ऑफ करके सल्टा दीजिए। 3-2-1, 3-2, 3-1-2, कहीं पे भी 1 रुपया 50 पैसा राउंड ऑफ करके सल्टा दीजिए। आपको बार बार
पैसा पैसा के लिए तिल तिल नहीं मरना है, ठीक है। अमाउंट छोटा होते जाएगा, लास्ट में 1-2 रुपया अगर दूसरा में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो 1-2 रुपये के लिए हम पूरा प्रोसेस नहीं करके वो 1-2 रुपया इधर उधर कर देंगे। देखो 10,000 आया 10,000 गया, 600 आया 600 गया, 6 आया 6 गया, नील हो गया। 6,000 आया 6,000 गया, 60 आया 60 गया, नील हो गया। जब तक जीरो नहीं हो जाए तब तक चलेगा। इसका अमाउंट जोड़ दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। हो गया। अरे मजा लीजिए, पढ़ाई का मजा लीजिए। ऐसा कभी सोचा नहीं था डिस्ट्रीब्यूशन, अभी सीख लिया। ये सब बड़ा बड़ा सम का पार्ट बनेगा बाद में, बाद में जाके ये सब बड़ा बड़ा सम का पार्ट बनेगा। ठीक है, चलो एक और इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये वाला इक्वेशन 5 को सॉल्व करके दिखाओ। सोचो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, कैसे सॉल्व करोगे देखे तो। कैसे सॉल्व होगा? अभिषेक सिंह कह रहे सर आप कॉस्ट गजब पढ़ाते हो, आपका एफएम क्लासेस अवेलेबल है? हमारी क्लासेस अवेलेबल है, आप देख सकते हो यहाँ डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखो एक लिंक होगा, उसको क्लिक करो, CA इंटर CMA इंटर, उसमें मिल जाएगा आपको। देखो क्लिक नहीं करता है कि कैसे सॉल्व होगा ये इक्वेशन, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ये सब करना पड़ता है अपने आप। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, नया तरीका है, डिवाइड करना होगा इक्वेशन 1 और 2 को। वेरी गुड आशिफा, आशिफा ने आंसर बता दिया। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 होगा, राइट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से भी काम नहीं बनेगा। इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 151,500। डिवाइड मतलब होता है LHS LHS से डिवाइड होगा, RHS RHS से डिवाइड होगा। $106875 डिवाइड करने से 1 प्लस वाई कैंसिल हो गया, so now 96,000 plus 42,000x by 67,500 plus 30,000x is equal to 151,500 by 106875.
आप 1000 कॉमन लेके हटा सकते हैं यहाँ से, तो क्या बनेगा, बचेगा 96 प्लस 42x बाई 67.5 प्लस 30x। 1000 कॉमन लेके उड़ा दिया ऊपर नीचे से। इसको भी आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप एज इट इज़ रहने दो, बहुत ज़्यादा डेसिमल आपका आंसर को अप्रॉक्सीमेट कर देता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू सॉल्व करके लाओ। 106,875 इंटू 96 प्लस 42x is equal to 151,500 into 67.5 plus 30x. सॉल्व करो, आप सॉल्व करो। 151,500 इंटू 67.5, 102,26,250 प्लस 45,45,000x। तो x का वैल्यू आ रहा है 0.6, x का वैल्यू आ रहा है 0.6, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आएगा, कोई भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। आप अपने हिसाब से सॉल्व करिए, इसमें मेरा देखने का जरूरत नहीं है। करेक्ट, x आ रहा है 0.6 और y आ रहा है 0.25। अब जब आप सम्स में जाओगे ना, ये सब इक्वेशन अपने आप बनाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन नहीं आता है, कॉस्टिंग थोड़ी मैथ्स है। इक्वेशन बनेगा सम सॉल्व करने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए ऐसा ऐसा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और भी प्रैक्टिकल आते रहेंगे, थोड़ा सा अभी 10-15 मिनट मैं चाहता हूँ थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा दूँ आपको, 10 मिनट और।
थोड़ा सा थ्योरी बताऊं। आज थ्योरी कुछ और पढ़ाया ही नहीं ना। देखो छोटा छोटा एक दो चीज बताते। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए आप, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जाम में इससे काफी थ्योरी क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, और इसमें सारे कॉस्ट के जितने भी टर्मिनोलॉजीज आज तक बने सब कवर हो जाते हैं। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में बताया गया है। सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है बाद में बताएंगे, बस ऐसे लिख के रख दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बताया गया है। क्लासिफिकेशन कितना हेड में बताया गया है, एक है नेचर और एलिमेंट के हिसाब से, दूसरा है रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के हिसाब से, तीसरा है फंक्शन के हिसाब से, चौथा है वेरिएबिलिटी और बिहेवियर के हिसाब से, पांचवा है कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से, छठा है कॉस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, और सातवां है नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से, आठवां है टाइम के हिसाब से। ठीक है सर, ये सब याद करना है, याद करना पड़ सकता है थ्योरी अगर अटेम्प्ट करना है तो इतना सारा, हाँ बहुत इजी है, याद हो जाएगा, आप घबराना नहीं, मेरे साथ रहो। अब हमारा उद्देश्य है कि इन सेशंस के थ्रू हम इसका मतलब समझ जाएं, ये सारे टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर याद अपने आप होने लग जाएगा। पहले समझेंगे फिर ना याद करेंगे। यहां पर नेचर और एलिमेंट के हिसाब से जब हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे तो कॉस्ट मतलब क्या है, बहुत सारा लाइन आइटम्स होता है। लाइन आइटम्स मतलब खर्चा का तो नाम क्या क्या होता है, जैसे फैक्ट्री में मान लीजिए कपड़ा लाया, सूता लाया, थ्रेड लाया, तेल लाया, मशीन में लगेगा ऑयल, ऑयल लाया, डीजल लाया, जनरेटर में लगेगा, कोयला लाया, कोई और जगह लगेगा, चौक लाया, ऐसे कई सारा आइटम्स होता है, इसको बोलते हैं लाइन आइटम्स, जिसके लिए आप खर्चा करते हो। बट क्या है कि देखिए हर एक का खाता खुलेगा, यानी क्लॉथ अकाउंट, थ्रेड अकाउंट, ऑयल अकाउंट, डीजल अकाउंट, कोल अकाउंट, चौक अकाउंट, हर एक का खाता खुलेगा ना तो रिकॉर्ड्स बहुत लंबा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा समराइजेशन करना चाहते हैं। समराइजेशन नहीं करेंगे तो हर एक चीज़ को पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। किसी भी चीज़ का जब कॉस्ट का रिपोर्ट निकल के आएगा, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट स्टेटमेंट निकल के आएगा, वो पता चलेगा लंबा 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 कागज चले जा रहा है, तो उसको समराइज करना जरूरी है। काउंटिंग का डेफिनेशन क्या बोलता है, काउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ समराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो सेम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी समराइजेशन चाहिए, क्लासिफिकेशन चाहिए, जिससे वो रिकॉर्ड है ना थोड़ा समराइज दिखेगा, राइट। सो समराइज करने के लिए ये पूरा पढ़ाई बना है। बाई डिफरेंट बेसिस वी आर गोइंग टू क्लासीफाई आवर कॉस्ट, एंड वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन यदि हम अच्छे से जान लेते हैं तो इस सब्जेक्ट को सीखना बड़ा आसान लगता है। सो पहला है बाय नेचर और एलिमेंट। नेचर और एलिमेंट का मतलब है कि
अगर आप कॉस्ट का नेचर देखेंगे, कॉस्ट का नेचर, तो उस नेचर से आपको एक टेंजिबल कॉस्ट दिखेगा और एक इनटेंजिबल कॉस्ट दिखेगा। टेंजिबल मतलब आप जिस चीज़ के लिए कॉस्ट इनकर किए उसको आप टच कर सकते हो। टेंजिबल मतलब जिस चीज़ के लिए आप कॉस्ट इनकर किए उसको आप टच कर सकते हो। इनटेंजिबल मतलब जिस चीज़ के लिए आप कॉस्ट इनकर किए उसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो कि वो लगा है। ठीक है। सो जो टेंजिबल चीज़ों का कॉस्ट है उसको क्लासिफाई करके डाल दिया गया मटेरियल कॉस्ट। ये सब मटेरियल कॉस्ट है। मटेरियल मीन्स टेंजिबल रिसोर्स। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कॉस्ट में, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो रिसोर्स टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों होता है। तो टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, जो आपका प्रोडक्शन करते वक्त काम में लगा है। तो जितना टेंजिबल रिसोर्स है उसका कॉस्ट को हम लोग मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। बट सिर्फ मटेरियल से ही प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे आज मान लीजिए आपके सामने एक किताब है, ठीक है। सोचिए ये आपका स्टडी मटेरियल है, ये किताब है आपका। अभी यदि किताब है तो किताब को बनाने के लिए टेंजिबल रिसोर्स क्या क्या लगा वो तो आपको दिख रहा होगा ना। एक बोर्ड लगा है, कागज लगा है, फिर इसको बाइंडिंग करने के लिए ग्लू लगा है, लैमिनेट करने के लिए प्लास्टिक लगा है। ये क्या है? ये टेंजिबल रिसोर्स है। उन सबको मटेरियल बोलेंगे। मटेरियल इज द टेंजिबल रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ टेंजिबल रिसोर्स। नेक्स्ट, खाली मटेरियल अपने आप में तो किताब नहीं बन जाएगा ना, वो तो नॉन लिविंग है, उसको तो किसी ने काट पीट के जोड़ा है। तो जिसने उसके ऊपर काम किया है, जो आप प्रोडक्ट को देख के नहीं पहचान सकते, बट किसी ने तो मेहनत किया तभी वो काम कंप्लीट हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेबर। उसको हम लोग बोलते हैं लेबर। ठीक है। मटेरियल के सामने जो हमारा ह्यूमन एफर्ट लगता है, जिससे वो मटेरियल अपना रूप बदला है, या जिसने उस मटेरियल का रूप बदला है टू मेक इट अ डिफरेंट प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं लेबर। लेबर एक्चुअली इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब आप थोड़ी देख पा रहे हो, उसको छू थोड़ी पा रहे हो। लेबर माने होता है मेहनत। लेबर माने होता है मेहनत। मेहनत किसका? इंसान का मेहनत जो उसके पीछे हुआ। इंसान भी नहीं देख पा रहे, उसका मेहनत भी नहीं देख पा रहे, तो उसका खर्चा तो लगा मेहनत का, वो है लेबर कॉस्ट। और सिर्फ मटेरियल लेबर से प्रोडक्शन नहीं होता, मटेरियल लेबर के अलावा भी और भी खर्चे लगे होंगे। जैसे अगर सोचे, जो दिख नहीं रहे, इनटेंजिबल है, जो दिख नहीं रहे, जैसे कि मान लीजिए किसी ने साफ सफाई किया होगा उस जगह का, बिजली बिल लगा होगा, मशीन है तो उसका मेंटेनेंस हुआ होगा, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का कॉस्ट लगा होगा, जगह जहाँ पे काम किया उसका भाड़ा लगा होगा, वो सब भी नहीं दिख रहा। मतलब कुछ कुछ हो सकता है दिखे, जैसे मान लीजिए डिज़ाइनिंग हुआ है तो उसका कॉस्ट होगा, डिज़ाइनिंग हुआ तो उसका भी कॉस्ट हो ही सकता है ना। तो कुछ कुछ हो सकता है आपको दिख भी जाए, फैक्ट्री में जाके इसे देखेंगे तो दिख भी जाएगा, बट अभी तो हम प्रोडक्ट लेके देख रहे हैं तो हमें तो नहीं दिख रहा। मटेरियल और लेबर के अलावा भी बहुत सारा और खर्चा लगा होता है, उन सबको एक हेडिंग डाल दिया एक्सपेंस। 3 नाम है। क्या क्या नाम है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। इन तीनों को हम लोग 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट भी बुलाते हैं। जैसे कभी अलग से क्वेश्चन बन जाए, व्हाट आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तो क्या नाम बोलोगे? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल क्या है? आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर, कोई भी तरह का मटेरियल यदि आपका यूज हुआ तो मटेरियल कॉस्ट। फिर लेबर इज द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज, कोई भी तरह का एम्प्लॉय, उनका मेहनत के लिए, फॉर देयर सर्विसेज, दैट इज लेबर कॉस्ट। एक्सपेंस क्या? एनीथिंग अदर देन मटेरियल और लेबर, जो आपका काम में खर्च हुआ, मटेरियल में नहीं आया, लेबर में नहीं आया, तो वो सब एक्सपेंसेस में चला जाएगा। याद रहेगा, बहुत इजी है। 3 बेसिक एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल माने मैंने बोला ना, टेंजिबल इनपुट का कॉस्ट, टेंजिबल रिसोर्स है, रिसोर्स और इनपुट एक ही है। लेबर क्या है? इनटेंजिबल इनपुट है। लेबर क्या है? इनटेंजिबल इनपुट है। किसी भी तरह का पेमेंट लेबर को किया तो वो लेबर कॉस्ट, किसी भी तरह का मटेरियल खरीदा तो मटेरियल कॉस्ट,
और बाकी जो भी मटेरियल लेबर के अलावा लगा है वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, वो है एक्सपेंसेस। ठीक है, आपका इसके ऊपर अलग चैप्टर है, इसके ऊपर अलग चैप्टर है। कैसे मटेरियल कॉस्ट निकलेगा उसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, कैसे लेबर कॉस्ट निकलेगा उसके ऊपर अलग चैप्टर है। इसके ऊपर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 6, इसके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 7। जस्ट नाम याद रखने के लिए बता रहा हूँ, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या यही नहीं पढ़ाया तो जस्ट नाम तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखो ना, 1, 6, 7 अलग चैप्टर है जी। सर क्या एक्सपेंस माने ओवरहेड्स है? नॉट रियली, एक्सपेंस माने ओवरहेड्स अभी नहीं है, ओवरहेड्स में अभी नहीं चर्चा किया। आई हैव नॉट डिस्कस्ड ओवरहेड्स। मारवाड़ी में हम लोग के कहावत है, थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। खाली चना होगा ना, जो भुजा हुआ चना होता है, खाली होगा ना थोथा, तो बजता ज़्यादा है। बोलते हैं ना खाली घर, खाली बर्तन ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करता है। वैसे ही हो रहा है, एक्सपेंस इज इक्वल टू ओवरहेड। थोथा माथा ज़्यादा सवाल करता है। डोंट टेक मी अदरवाइज, मजाक कर रहे हैं, हल्का लेना, मेरी बातों को दिल पे मत लेना। मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए बेसिक क्लास इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटली क्लियर करो अपने आप को। सिर्फ ऐसे खाली कंसेप्ट सुना सुनाया से डीपली कुछ भी बिल्डअप नहीं होगा। चीज़ों को जब तक फंडामेंटली क्लियर नहीं करोगे, चीज़ हिला हुआ ही रहेगा। लाइफ में बाकी सब सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, करने मिले नहीं मिले ना आपको पता ना मेरे को पता, लेकिन ये श्योर है जिंदगी में कॉस्टिंग हर कदम पे करोगे, ये श्योर है। इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के रखो। ओके, टैंजिबल इनपुट, इनटैंजिबल इनपुट और एक्सपेंसेस, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बीच बीच में मैं ना डिविएशन लूंगा, जैसे क्लासिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बड़ा समझ के मत जाना, मैं बीच बीच में तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा। अब क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं उसके पहले कुछ और भी थोड़ा बहुत बेसिक जानना जरूरी है। वो बेसिक में मैं आ रहा हूँ कुछ पॉइंट्स लेकर कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट? ये देखो यहां पर है, व्हाट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज का आप कॉस्ट निकाल रहे हो। हिंदी में क्या बोलेंगे? जिस चीज का कॉस्ट निकाल रहे हैं उसे कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर प्रोडक्ट में अलग अलग सिस्टम हो सकता है, हर फैक्ट्री में अलग अलग सिस्टम हो सकता है, हर बिजनेस में अलग अलग सिस्टम हो सकता है। जैसे पिछला दिन मैं बोल रहा था ना, मेरे यहाँ पे कॉस्ट है 150 रुपया पर क्लास, आपको याद है? पर क्लास। तो मैं क्या चीज़ का कॉस्ट निकाल रहा हूँ? एक क्लास लेने का। तो एक बच्चा पूछा था, सर वो एक बच्चे का है कि पूरा आपका क्लास लेने का कॉस्ट है? उसमें आंसर है एक बच्चे का कॉस्ट है। वो एक बच्चे को 1 घंटा पढ़ाते हैं तो उसका कॉस्ट 150 रुपया आता है हमारे यहाँ पे। सो ये मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? पर स्टूडेंट पर क्लास। जिस चीज़ का मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ, जिस चीज़ का मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ उसे मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन कंपनी मोबाइल फ़ोन का निकालेगा, टेलीविज़न कंपनी टीवी का कॉस्ट निकालेगा, वॉशिंग मशीन कंपनी वॉशिंग मशीन का निकालेगा, गाड़ी कंपनी गाड़ी का कॉस्ट निकालेगा, किताब बेचने वाला कंपनी किताब का कॉस्ट निकालेगा। नेक्स्ट, सर्विस इंडस्ट्री जब होता है तो वो जो सर्विस देता है उसका कॉस्ट निकालता है। जैसे इंडिगो एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस क्या चीज़ का कॉस्ट निकालेगा? एक आदमी को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने का कॉस्ट, यानी कि पर ट्रिप, पर फ्लाइट बोलते हैं उसमें, पर फ्लाइट दिल्ली टू मुंबई जाना है उसका कॉस्ट। ठीक है, स्कूल वाला कॉस्ट कैसे निकालेगा? पर स्टूडेंट पर मंथ, एक स्टूडेंट को 1 महीना पढ़ाने का कॉस्ट क्या है। जिस चीज़ का आप कॉस्ट निकालोगे वो बनता है आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी होता है कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता है, हमें कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो एक कंपनी है जो बोला मेरा ऑफिस का पूरा बिल्डिंग बना के दे दीजिए,
तो उस समय पूरा बिल्डिंग का कॉस्ट नहीं बोल के उधर अपने बोलते कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकलेगा। उस समय प्रोजेक्ट का कॉस्ट, जिस चीज़ का कॉस्ट निकालोगे वो। जैसे एक दर्जी है, दर्जी को अपने कपड़ा सिलने दे दिए, वो कपड़ा सिलने का कॉस्ट निकाल रहा है कि आपका इतना सारा कपड़ा, उसका कॉस्ट क्या होगा, तो उसको बोलते हैं जॉब दिया, उसको हमने एक जॉब दिया, वो जॉब का कॉस्ट। ठीक है, एक लॉन्ड्री है, वो उसको कई सारा कपड़ा धुलाने दे दिया, आयरन करने दे दिया, तो वो पूरा एक जॉब में बहुत सारा कपड़ा दिया, उस पूरा का एक कंबाइंड कॉस्ट निकाल के दे रहा है। ठीक है, सो एक प्रिंटिंग प्रेस के पास अपना विजिटिंग कार्ड बनने दिया, तो विजिटिंग कार्ड उसके लिए एक जॉब है, वो जॉब को पूरा करने का कॉस्ट निकालेगा। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कॉस्ट आप क्या तो प्रोडक्ट का निकालते हो, या तो सर्विस का निकालते हो, या फिर किसी जॉब का निकालते हो, या फिर जॉब नहीं बोल के कोई ऑर्डर भी बोल सकते हो, कोई ऑर्डर मिला उसका कॉस्ट निकाल रहे, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट निकालते हो, प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालते हो। ठीक है, फिर और डीपली जाते हैं ना, तो फैक्ट्री में कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे अकाउंटिंग हो रही है, अकाउंटिंग का कॉस्ट निकाल सकते हो। जैसे मटेरियल का ऑर्डरिंग हो रहा है तो ऑर्डरिंग का कॉस्ट निकाल सकते हो। फिनिश गुड्स का इंस्पेक्शन हो रहा है तो इंस्पेक्शन का कॉस्ट निकाल सकते हो। आप चाहो तो एक पूरा प्रोसेस का कॉस्ट निकाल सकते हो। प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑयल रिफाइन किया जा रहा है, तो रिफाइनरिंग का पूरा प्रोसेस का कॉस्ट। एक मान लो एक प्रोसेस है जहाँ पे ओवन है जिसमें मैदा को बेक करके बिस्किट बनाया जा रहा है, तो सिर्फ आप बेकिंग का, ओवन का यूज़ का जो कॉस्ट है उसको भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो पूरा डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकाल सकते हो कि उस डिपार्टमेंट में इतना सारा काम हो रहा है, उसका कॉस्ट क्या होगा। मतलब आपको पहले निश्चय करना पड़ेगा ना कि मैं क्या चीज़ का कॉस्ट निकाल रहा हूँ, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहा हूँ कि सर्विस का निकाल रहा हूँ कि जॉब का निकाल रहा हूँ कि ऑर्डर का निकाल रहा हूँ कि कोई प्रोजेक्ट आया उसका निकाल रहा हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट आया उसका कॉस्ट निकाल रहा हूँ कि कोई डिपार्टमेंट का निकाल रहा हूँ, कोई एक्टिविटी का निकाल रहा हूँ कि किसी एक प्रोसेस का कॉस्ट निकाल रहा हूँ। जिस चीज़ का कॉस्ट निकालते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। आप निकालिए अपना यूट्यूब में क्लास करने का कॉस्ट, ये एक एक्टिविटी है, उसका कॉस्ट। आप अपना यूट्यूब में क्लास कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट तो लग ही रहा होगा। कैसे? आपका अभी का जितना इंटरनेट कंज्यूम हुआ उसका, फिर जिस बिजली के नीचे बैठे हुए हैं उस बिजली का कितना यूनिट आप कंज्यूम कर लिए वो कॉस्ट ले लीजिए। पेन से लिख रहे हैं तो पेन का इंक का कॉस्ट ले लीजिए। ठीक है, मोबाइल भी यूज़ हो रहा है तो मोबाइल का डिप्रिसिएशन कॉस्ट ले लीजिए। तो ऐसे आप यूट्यूब में एक क्लास देखने का कॉस्ट, फिर पूरा बेसिक क्लास को देखने का कॉस्ट निकाल सकते हैं, फिर आप पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का पूरा कोर्स पढ़ने का कॉस्ट निकाल सकते हैं। आप चाहे तो पूरा इंटरमीडिएट का पढ़ाई का कॉस्ट निकाल सकते हैं। आप चाहे तो पूरा अपना सीए या सीएमए डिग्री का पढ़ने का कॉस्ट निकाल सकते हैं। आप चाहे तो पूरा अपना क्लास 1 से अभी तक का पढ़ाई का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो किस चीज़ का कॉस्ट निकालना है वही है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा ना पहले कि मैं इस चीज़ का कॉस्ट निकाल रहा हूँ, तो इस चीज़ का कॉस्ट निकाल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंडिंग बैठा रहे जी, हम थोड़ी रटा रहे हैं आपको। फिर जब कॉस्ट निकालोगे तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट यूनिट। क्या होगा कॉस्ट यूनिट? मतलब जो कॉस्ट निकालोगे वो टोटल में आएगा, फिर टोटल से कॉस्ट बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, करोड़ों करोड़ों दिखने लगेगी, बड़ी फैक्ट्री में हजारों करोड़ दिखने लगेगा, माथा खराब हो जाएगा। उस चीज़ को कॉस्ट को छोटा करो। छोटा करो मतलब डिवाइड करके छोटा करो। अब किससे डिवाइड करें? जिससे कि रेट आ जाएगा। अब रेट क्या चीज़ का निकालोगे? रेट पर केजी का, रेट पर टन का, रेट पर 1000 टन्स का, कि रेट पर लीटर का, कि रेट पर किलो लीटर का। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग होगा। गाड़ी में होगा रेट पर कार। ठीक है, जिस फैक्ट्री में ईंटा बनता है वहाँ पे होगा रेट पर ब्रिक। बट पर ब्रिक बहुत छोटा आ जाता है ना, तो इतना कम कॉस्ट होता है कि वो पढ़ने में नहीं आता। इतना पैसा पैसा में आ जाएगा कि पढ़ने में नहीं आएगा। थोड़ा सा रीजनेबल ही रहे तो रेट पर 1000 ब्रिक। सीमेंट कंपनी में रेट पर बैग हो सकता है या रेट पर 1 टन ऑफ सीमेंट हो सकता है। कोयला में रेट पर टन ऑफ कोयला। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ उत्पाद किया जाता है, जनरेट किया जाता है, वो लोग रेट पर यूनिट नहीं, जैसे हम लोग कंज्यूमर लोग पर यूनिट में इलेक्ट्रिक बिल देते हैं वैसा नहीं। वो लोग रेट पर किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, वाट आवर भी नहीं, वाट 1000 वाट से किलोवाट बनता है, तो रेट पर किलोवाट पर आवर, कितना किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटा में वो लोग सब जनरेट किया उसका कॉस्ट निकालेगा। ठीक है, जैसे बस में जाएंगे तो निकालेगा रेट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। होटल में जाएंगे तो रेट निकालेगा रेट पर रूम पर डे। हॉस्पिटल में जाएंगे तो रेट पर पेशेंट पर डे, रेट पर पेशेंट पर डे।
कहीं कहीं आप देखेंगे दो दो यूज़ कर रहा है, पेशेंट डे, बस में पर पैसेंजर पर किलोमीटर, होटल में रूम डे, इलेक्ट्रिसिटी में किलोवाट और आवर, पर किलोवाट पर आवर। बट कहीं कहीं एक ही यूज़ होता है, जैसे पर टन, पर कार, पर ब्रिक, ठीक है, पर किलोलीटर। किलोलीटर एक ही है, 1000 लीटर का 1 किलोलीटर बनता है। सो कहीं कहीं सिंगल यूज़ होता है, कहीं कहीं डबल यूज़ होता है। जहाँ डबल यूज़ होता है उसको अपने बोलते हैं कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, जहाँ सिंगल यूज़ होता है उसको बोलते हैं सिंगल कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या है कि आपका जो कॉस्ट आप निकालोगे उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे जिससे कि वो इजीली समझ में आ जाए। तो एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कॉस्ट का अमाउंट बार बार बताएंगे ना तो अपना ही माथा खराब हो जाएगा, तो हम लोग उसका रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा कि एसजेसी का कॉस्ट साल का 10 करोड़ रुपया लगता है, तो 10 करोड़ बाप रे बाप, मैं ही बार बार सोचूंगा तो मेरे को ही सदमा आने लगेगा, 10 करोड़ लगता है, 10 करोड़ लगता है। बट यही अगर मैं बोलूँ कि 150 रुपया पर स्टूडेंट लगता है फॉर 1 घंटा, तो वो ईजी लगता है ना समझने में, सुनने में। तो वही कहानी हो रही है। कॉस्ट यूनिट क्या करता है, आपका कॉस्ट को एक्सप्रेस करवाता है, ईजी टू एक्सप्रेस बना देता है। सो कॉस्ट यूनिट क्या है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम or combination of these in relation to which costs may be ascertained or expressed. These are usually the units of physical measurement like number, like weight, area, volume, length, time, value. एग्जाम्पल्स क्या है, इंडस्ट्री और प्रोडक्ट और उसका कॉस्ट यूनिट। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी गाड़ी का इंडस्ट्री में नंबर होगा यानी रेट पर कार, पर यूनिट। सीमेंट में पर टन, पर बैग। केमिकल्स में पर लीटर, गैलन, किलोग्राम, टन। पावर में किलोवाट आवर, स्टील में टन। और भी मैंने कई सारे एग्जांपल दिए ना। होटल होगा तो वहाँ पे पर रूम पर डे होगा, पर रूम पर डे, ओके। हॉस्पिटल होगा तो क्या होगा, पर पेशेंट पर डे होगा, पर पेशेंट पर डे। स्कूल होगा तो क्या होगा, पर स्टूडेंट पर मंथ, पर स्टूडेंट पर मंथ। कोई सीए फॉर्म होगा तो क्या होगा, सीए फॉर्म होगा तो पर क्लाइंट पर आवर, पर क्लाइंट पर आवर। 1-1 घंटे का रेट निकालते हैं वो लोग, कितना देर तक हम क्लाइंट का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा ऑप्शंस है, सिलेबस में आते रहेगा। ऐसा मत सोचना कि यही ख़त्म हो गया। बस में जाएंगे तो क्या होगा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। एरोप्लेन में जाएंगे तो क्या होगा, एयरलाइंस में जाएंगे तो क्या होगा, पर पैसेंजर पर फ्लाइट, पर पैसेंजर पर फ्लाइट। ब्रिक्स इंडस्ट्री में क्या होगा, ब्रिक्स ईंटा जहाँ बनता है वहाँ पे होगा पर 1000 ब्रिक्स। छोटा हो जाता है ना, एक ब्रिक बहुत सस्ता होता है इसलिए। प्रिंटिंग प्रेस में क्या होगा, सर ये तो आप भर दिए, इधर उधर भर दिए। हाँ ये सब आ जाता है एग्ज़ाम में आया हुआ है ये सब, इसलिए भर दिया मैंने। प्रिंटिंग प्रेस में होगा पर जॉब, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला कैसे रेट निकालेगा, पर प्रोजेक्ट या फिर पर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उधर, पर कॉन्ट्रैक्ट या पर प्रोजेक्ट। सो डिफरेंट इंडस्ट्री का डिफरेंट सिस्टम होता है जी, ओके। डिफरेंट इंडस्ट्री का डिफरेंट सिस्टम होता है। चलो आज और नहीं पढ़ाते अब आपको, थोड़ा सा आप रिलैक्स करो। अगला दिन मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, और अगर आप हो सके तो मुझे याद दिलाना, मुझे यहाँ से पढ़ाना शुरू करना है। पहला आपको ये दोनों पढ़ाना है, 14 और 15 पढ़ाऊंगा, फिर क्लासिफिकेशन में लेके जाऊंगा। अगर याद रहे तो बता देना कि सर आप प्लीज़ कॉस्ट ड्राइवर से पढ़ाइए, आपने बोला था। थोड़ा याद दिला देना, कॉस्ट ड्राइवर से पढ़ाइए आपने बोला था। पहले ये दोनों पढ़ा के फिर मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में घुसूंगा। क्लासिफिकेशन में थोड़ा समय लगेगा, अभी हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से सीखना है। क्लासिफिकेशन में मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। चलो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। बोलो भैया आज के आनंद की जय। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। चलो मिलेंगे, बाय बाय।